Very good morning to all of you and welcome to my official YouTube channel of Aspirant Support. As I promised that I will provide you the solution of the quiz that is being conducted on our Telegram channel. So here again I am with the solution that was conducted yesterday. That solution of the quiz that was conducted yesterday. Let's start one by one. The first question I would like to take here is question of narration. नरेशन का जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्या क्वेश्चन था? ही सेड दिस इज माय कार. इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था. द फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है कि जब हम ये डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा. फिर ये भी रूल है कि दिस को जब चेंज करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा. और टेंस भी चेंज होगा तो एज किस में चल जाएगा? वॉज में चला जाएगा. और माई भी चेंज होगा. माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. माई फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो ये भी चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो ही किस में चला जाएगा? हिज में चला जाएगा. इसका अब इसमें कंफ्यूजन ये होती है, ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा जा चुका है पहले. इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि लगातार दो बार दैट देख के बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये गलत हो जाएगा. ये कैसे हो सकता है? ही सेड दैट वाज हिज कार. दो बार दैट लिखना ये थोड़ा गलत जान पड़ता है. तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं है इसमें. ही सेड, ये वाला दैट जो है वो कंजंक्शन है और ये वाला जो दैट है वो इस सेंटेंस का एक तरह से बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 100% यही हमारा सही आंसर होगा. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड comma you all are the pillars of this of that पहले से लिखा हुआ है. सो ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर पहले दिस लिखा होगा तो भी दैट पे चेंज होगा. अगर दैट लिखा है तो चेंज नहीं होगा, फिर दैट ही रहेगा. इंस्टीट्यूशन. और इसके जो ऑप्शंस हमारे पास लिखे हुए थे, इस पे कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं. कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो यू है ये सेकेंड पर्सन है. और आपको पता है कि एस ओ एन 1 2 3 का रूल आपको पता होगा कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होता है. तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है हमारा, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. लेकिन द प्रिंसिपल सेड इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं. यहाँ पे कहाँ कोई ऑब्जेक्ट है? देखो कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं. तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं. यानी सेकंड को हम फर्स्ट में भी चेंज कर सकते हैं और थर्ड में भी चेंज कर सकते हैं. ये हमारा कॉन्सेप्ट है. यानी कि यू सेकंड पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है. ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे यहां पे लिखा होता द प्रिंसिपल सेड टू अस, तो 100% अस यानी वी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता. लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो सेकंड पर्सन को हम फर्स्ट या थर्ड में चेंज कर सकते हैं. और फर्स्ट या थर्ड में चेंज करेंगे, किसी में भी कर सकते हैं, फर्स्ट में भी थर्ड में भी. लेकिन सेंटेंस का जो सेंस है ना वो कभी खराब नहीं होना चाहिए. जैसे अगर इसके ऑप्शंस पे हम देखें, देखिए बच्चों मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताना चाहता हूं, आप हमेशा ध्यान रखें. नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान अगर अप्रोच हम बोल सकते हैं तो दैट इज to try to eliminate the options, try to eliminate the wrong options, ultimately you will be left with the correct answer. जैसे यहाँ पे मैं ऑप्शंस की बात करूं तो द प्रिंसिपल सेड, ये तो लिखा ही हुआ है. द प्रिंसिपल सेड पहला ऑप्शन है कि द प्रिंसिपल सेड टू मी लिखा हुआ है. ठीक है, दैट आई एम द पिलर, और ऐसा करके पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है. अब इसमें क्या हुआ कि द प्रिंसिपल सेड टू मी दैट, ये टू मी अपने से मान लिया गया, ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टू मी के अकॉर्डिंग ये आई भी सही हो गया, ये भी ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है कि इस सेंटेंस को पढ़ने से साफ पता लगता है कि द प्रिंसिपल इज नॉट एड्रेसिंग ओनली अ सिंगल स्टूडेंट. ऑब्वियसली ही इज एड्रेसिंग अ गैदरिंग, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर, because there the word that conveys us this meaning all.
ऑल एक वर्ड है जो बता रहे हैं कि प्रिंसिपल किसी एक को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और मैं सिर्फ आई एम में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ये गलत हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर यहां पे ऐसा लिखा होता, अगर ये ऑल वर्ड नहीं होता और यहां पे टू मी और आई लिखा होता तो 100% ये सेंटेंस सही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं सेकंड ऑप्शन की अगर बात करूं तो यहां पे ऐसा लिखा हुआ है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट इन्होंने अलग से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, दैट वी ऑल आर, क्या लिखा हुआ है, वी ऑल आर, और ऐसे लिखा हुआ है, दैट वी ऑल आर लिखा हुआ है। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि टेंस का चेंज तो होना ही चाहिए ना। अगर आप यहां पे लिख रहे हो कि यू ऑल आर, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहाँ का जो ये प्रेजेंट है ये तो पास्ट में चेंज होना ही होना है, और अगर ये पास्ट में चेंज होना है तो ये आर 100% इसकी वजह से गलत हो गया। तो सबसे पहले सिर्फ मेरे पास चार ऑप्शन है, मैंने पहला ऑप्शन क्यों गलत किया, क्योंकि ऑल लिखा था, ये सिंगुलर का सेंस दे रहा है, ये गलत हो गया। सेकंड क्यों गलत, क्योंकि ये इसने टेंस को चेंज किया ही नहीं। थर्ड क्यों गलत, थर्ड देखते हैं पहले गलत या सही है, दैट दे ऑल वर, गुड। अब यहां पे दे कर दिया यानी कि थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज किया है। प्लूरल है क्योंकि ऑल लगा है तो यहां भी प्लूरल ही यूज किया गया है, साथ में ऑल भी लगा है, टेंस का भी चेंज हुआ है। तो ये सेंटेंस तो ओके लग रहा है। पहले एक बार लास्ट वाला देख लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड दैट वी ऑल वर, द प्रिंसिपल सेड दैट वी ऑल वर, ये सब तो ठीक है, बट आगे चल के ये जो दैट इंस्टीट्यूशन या दिस इंस्टीट्यूशन जो भी है, इसको दिस इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, तो दिस की वजह से आप, मेरे ख्याल से आपके पास क्वेश्चंस होंगे बच्चों, तो आप उससे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो दैट इंस्टीट्यूशन लिखा है वो दैट, अगर दैट लिखा है तो दैट ही होना चाहिए, और अगर दिस लिखा है तो भी दैट पे चेंज होना चाहिए, है ना। जहां तक मुझे याद है वो दैट ही था शायद। तो यहाँ पे जो दिस किया गया ये गलत हो गया 100%। भाई दिस का दैट होगा बट दैट का दिस तो नहीं होगा ना। तो ये क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा आपको। आगे से आप जब भी ध्यान रखें, सेकंड पर्सन हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो आप इसको फर्स्ट या थर्ड में चेंज कर सकते हैं। बस ओरिजिनल जो सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, उसका जो भी सेंस निकल के आ रहा है वो सेंस हमारा डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था माई फ्रेंड सेड लेट्स हेल्प। अच्छा क्वेश्चन है। माई फ्रेंड सेड लेट्स हेल्प द मार्जिनलाइज्ड। ओके, सो माई फ्रेंड, देखिए हम कैसे एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन को, देखिए कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। माई फ्रेंड सेड लेट्स हेल्प द समथिंग लिखा हुआ है, द पुअर, वहां पे मार्जिनलाइज्ड लिखा हुआ था, बट नो प्रॉब्लम, यहां थोड़ा ऑप्शन को छोटा बनाने के लिए पुअर लिख लेते हैं, सपोज करिए। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है माई फ्रेंड सेड, देखिएगा ध्यान से, माई फ्रेंड सेड पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है हेल्पिंग, माई फ्रेंड सेड हेल्पिंग द पुअर, सॉरी सेड नहीं, सजेस्टेड, माई फ्रेंड सजेस्टेड हेल्पिंग द पुअर। नेक्स्ट जो है, माई फ्रेंड सजेस्टेड टू हेल्प the poor, and third one, my friend suggested to us, ये सब ऐसे ही चल रहा है, my friend suggested to us that they should help, okay, and the last one, my friend advised, इसमें advised word लिखा हुआ है, advised that we can help, इस तरह का कुछ ऑप्शन है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सेंटेंस क्या आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव की अगर मैं बात करूं तो इंपेरेटिव सेंटेंस या तो ऑर्डर्स होते हैं, या रिक्वेस्ट होता है, या एडवाइस होता है। इट्स ओके, ये सही बात है कि ये सेंटेंस जो है ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस होगा तो हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव होगा।
लेट जो वर्ड है ये भी सजेशन या एडवाइस को इंडिकेट करता है, बट जब सेंटेंस में लेट हो तो हम उसको टू की हेल्प से नहीं बनाते। जैसे अगर लिखा होता माय फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स नहीं होता और सीधा लिखा होता हेल्प द पुअर, तो हम 100% इस सेंटेंस को कैसा मान लेते, एडवाइस मान लेते कि मेरे फ्रेंड ने कहा गरीबों की मदद करो। बट इस सेंटेंस का हिंदी भी तो एकदम अलग है, मेरे मेरे दोस्त ने कहा आओ गरीबों की मदद करते हैं। सो अगर सेंटेंस में लेट है तो हम इसको अलग तरीके से बनाते हैं। हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो टू वाला तो 100% गलत हो गया। टू हेल्प कब होगा, टू का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस इंपेरेटिव हो, लेट नहीं हो उसमें, तो टू वाला गलत हो गया। कैन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब वी आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। सजेस्टेड हेल्पिंग द पुअर, टू अस अपने मन से अस लगाया गया, दैट दे। अब फिर वही चीज, मान लीजिए यहां पे अस लिखा होता, मान लीजिए यहां पे पहले से टू अस, यहां पे पहले से अस लिखा होता, सपोज करिए, और यहां पे जब अस लिखा होता और ये सेंटेंस ऐसे होता, चलिए ठीक है अच्छी बात है, मैंने अपने मन से टू अस यहां पे लगा दिया, या ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत नहीं है। बट अगर यहां पे टू अस हुआ तो यहां पे दे क्यों होगा, वहां भी तो वी होगा ना, क्योंकि लेट अस कैसे बना है आप मुझे बताइए, लेट प्लस अस से, तो कैसे यहां पे दे होगा, यहां पे वी होना चाहिए था। सो ये वाला सेंटेंस भी गलत हो गया, यही वाला सेंटेंस सही है, माय फ्रेंड सजेस्टेड हेल्पिंग द पुअर। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी लेट वाला सेंटेंस आए और इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, अगर लेट वाला सेंटेंस है और रिपोर्टिंग क्लॉज में, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है हमारा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो हम सीधा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिख के और बना देते हैं उसको। ये सेंटेंस अपने आप में सही है, माय फ्रेंड सजेस्टेड हेल्पिंग द पुअर, दैट्स इट, ये करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप वहां टेलीग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप यहाँ भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और जब मैं नरेशन पढ़ाऊंगा तो 100% आप क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वन बाय वन। फिलहाल मैं क्विज का डिस्कशन करा रहा हूँ, तो मैं ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं बता सकता, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थोड़ा एक बार हम क्वेश्चंस लेते हैं जो हमारे वोकैब के क्वेश्चंस थे। देखो एक छोटा सा सिंबल मान लेते हैं, जैसे हमेशा के लिए, जैसे ये दोनों साइन ऊपर है सिनोनिम, वन साइन ऊपर वन नीचे, इसका मतलब एंटोनिम। ठीक है, इससे आसान रहेगा, बार बार सिनोनिम एंटोनिम लिखना थोड़ा नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा ये जो बिस्मर्च, पहली बात तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्या है प्रोनाउंसिएशन, क्या है, बिस्मर्च, बिस्मर्च पढ़ते हैं इसको, और इसका हमें बताना है एंटोनिम। ओके, क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ओके, अभी लिख देता हूं शुरुआत में एंटोनिम, और इसके जो ऑप्शंस है हमारे पास, बहुत अच्छा वर्ड है बिस्मर्च, सीजीएल में बहुत बार आ चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। स्मज, स्मीयर, स्वेयर एंड सैल्यूट। जब आपके पास वोकैब का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, आपको देखना चाहिए एक वोकैब के क्वेश्चन में कितने वर्ड्स होते हैं, ओवरऑल देयर आर 5 वर्ड्स, 5 वर्ड होते हैं एक क्वेश्चन का, 4 ऑप्शन के, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, 5 वर्ड्स में से आपको कितने वर्ड आते हैं। तो देखो स्वेयर और सैल्यूट तो सबको पता होंगे, स्वेयर का मतलब क्या होता है, टू टेक एन ओथ, जैसे आई स्वेयर, कसम खाना, शपथ लेना। और सैल्यूट पता है आपको, प्रेज करना, किसी को सैल्यूट करना। उसके बाद 3 वर्ड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहां पे ऐसा करोगे इससे आंसर निकल के आ जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये एक अप्रोच है। आप सबसे पहले ये देखो कि आपको कितने वर्ड्स के मतलब पता है, आपको उन दोनों वर्ड्स के मतलब पता है जो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, स्वेयर और सैल्यूट में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपकी वोकैब अच्छी होती, आपको स्मज वर्ड का मतलब पता होता है ना, पता होना चाहिए, आगे से जब आएगा तो आपको पता होना चाहिए। जो मैं आपको ये अप्रोच बता रहा था, इसका मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस में यूज बताऊंगा कि कैसे हम लोग सारे वर्ड्स का मतलब पता हुए बिना भी हम आंसर कर सकते हैं। इसमें ग्रामर का भी अप्रोच होता है, सो वोकैब में अलग से पूरी क्लास लूंगा। फिलहाल हम देखते हैं बिस्मर्च का मतलब क्या होता है। बिस्मर्च का सिंपल मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो टू मेक डर्टी, गंदा करना। क्या बोल सकते हैं, सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी होता है, तो सॉइल एज अ वर्ब यानी मिट्टी, जैसे मिट्टी में किसी चीज को डाल दो, सो एज अ वर्ब सॉइल अगर मैं बात करूं तो किसी चीज को गंदा करना, किसी चीज को बेकार करना, खराब करना, समथिंग लाइक दिस, बिस्मर्च का ये मतलब होता है।
स्मज एग्जैक्टली इसका सिनोनिम है, स्मज एग्जैक्टली इसका सिनोनिम है। ये दोनों वर्ड बिल्कुल सेम है, इनका मतलब सेम होता है। और यहां हमें क्या निकालना है, एंटोनिम। स्मियर का मतलब क्या होता है? स्मियर का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं कि द पेंटर स्मियर्ड द रेड पेंट ऑल ओवर द फ्लोर। यानी क्या आप समझ रहे हैं इस पे? पेंटर ने क्या किया कि जो रेड पेंट है वो फैला दिया पूरे फ्लोर पर, फैला दिया। यानी स्मीयर का मतलब होता है जैसे किसी चीज को फैलाना। जैसे मैं क्या करूं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाऊं और इसको ऐसे 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 करूं, पूरा मिला दूं सब जगह, नॉट टू इरेज इट बट टू स्प्रेड इट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्मीयर बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, बेस्मर्च का मतलब गंदा करना, स्वाइल इट टू मेक डर्टी। स्मच का मतलब सेम होता है, ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। स्मियर का मतलब फैलाना होता है, कोई रिलेशन नहीं है बिस्मच से। स्वेयर का मतलब क्या होता है, टू टेक एन ओथ, कोई मतलब नहीं है। सैल्यूट का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना या अच्छा करना किसी को। बेस्मर्च एक नेगेटिव वर्ड है, गंदा कर रहे हैं आप, नेगेटिव वर्ड है। ये नेगेटिव पॉजिटिव से थोड़े अलग ही शब्द है, बट सैल्यूट ही इसका आंसर होगा 100%। क्योंकि किसी चीज को अगर खराब करना तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट ये होगा कि उस चीज को प्रशंसा करना या उस चीज को तारीफ करना, प्रेज करना। सो 100% इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मर्च का सैल्यूट हो जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ड हमेशा याद रखिएगा बिस्मर्च। एक तो बहुत लोग इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, तो आपको सबसे पहली बात प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखना है, एंड देन आपको इस वर्ड का मीनिंग 100% याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत एग्जाम्स में आता रहता है। नेक्स्ट वर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एब्ज्योर। एब्ज्योर, एब्ज्योर ऑप्शंस क्या क्या हैं, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश, विंडिकेट, विंडिकेट, एब्सर्ड एंड एस्वेज, एस्वेज। ठीक है, गुड। एब्ज्योर का मतलब क्या होता है? अगर मैं एब्ज्योर के मतलब की बात करूं तो एब्ज्योर का मतलब होता है टू रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? रिनाउंस का मतलब होता है फॉरसेक। अब आप ये भी पूछेंगे सर फॉरसेक का मतलब क्या होता है, तो भाई फॉरसेक का मतलब होता है टू लीव, किसी चीज को छोड़ देना, टू सैक्रिफाइस, त्याग कर देना, रिनाउंस कर देना। आपको पता है रिनाउंस से वर्ड बना है, रिनाउंस वर्ब है और इससे नाउन बनता है रिनंसिएशन, रिनंसिएशन, और इसका मतलब होता है त्याग, सैक्रिफाइस। तो एब्ज्योर का मतलब टू रिनाउंस, फॉरसेक, टू लीव, छोड़ देना किसी चीज को, उसका सैक्रिफाइस कर देना। रेलिंक्विश का मतलब सेम होता है, रेलिंक्विश का मतलब भी यही होता है, छोड़ देना किसी चीज को, अलग अलग सेंस में यूज करते हैं बट हाँ इसका मतलब सेम है। अगर सिनोनिम होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। नेक्स्ट, विंडिकेट का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज को सही ठहराना, जैसे किसी चीज को क्या करना, सही ठहराना। एक्चुअल मतलब तो इसका यही होता है। एब्सर्ड मतलब आप जानते हैं, मतलब ऊट पटांग। हैफर्ड, एंटीक, एंटिक, क्यू यू ई वाला एंटिक नहीं। चलो आपका, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इन दोनों एंटिक में क्या डिफरेंस है। ये आपका टास्क है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इन दोनों एंटिक में क्या डिफरेंस है, इस एंटिक का मतलब क्या, इस एंटिक का मतलब क्या है। नेक्स्ट, एसवेज। एसवेज, एसवेज का मतलब होता है टू पैसिफाई, शांत करना किसी चीज को, काम करना, है ना, किसी चीज को शांत करना। जैसे झगड़ा हो गया, है ना, आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू एशुवेज, मैं हमेशा क्या कर कोशिश कर रहा था कि मैं पैसिफाई करने की कोशिश कर रहा था, शांत करने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पे इसका मतलब छोड़ देना होता है, इसका सिनोनिम है, ये ऑप्शन नहीं होगा, एंटोनिम खोजना है ना। एस्वेज का मतलब शांत करना, सो ये अलग ही चीज है, ये इसका कोई रिलेशन नहीं। इसका आंसर क्या होगा, विंडिकेट। यानी जैसे हम किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, यानी हम उसके पास जा रहे हैं, उसको सही ठहरा रहे हैं, इस सेंस में इसका ऑपोजिट क्या होगा, विंडिकेट होगा। विंडिकेट वर्ड से रिलेटेड, चलो आप मुझे अगर ये बताओगे कि एंटिक और एंटिक में क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे एक बार ये भी बताइए कि
विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, ध्यान रखिएगा। विंडिक्टिव इसका मतलब क्या होता है? विंडिकेट, विंडिक्टिव, इसका इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए। और आप भी थोड़ा खुद से डिक्शनरी सर्च करिए। हमेशा अपने स्मार्टफोन में एक डिक्शनरी का ऐप रखिए और उसे बार बार, इवन आई हैव ऑलवेज द हैबिट ऑफ ओपनिंग द ऐप एवरी टाइम, जब भी मुझे कुछ लगता है या फिर कहीं भी, लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन, वहां पे आप प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा ऐप बता भी सकता हूं। आप जनरली आप लोग, मैंने देखा है कि आप हिंद खोज वाला ऐप रखते हो, आप इंग्लिश टू हिंदी देखते हो। बट इंग्लिश टू हिंदी किसी वर्ड का मीनिंग तभी देखना चाहिए जब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग समझ में नहीं आया हो। सो मेक इट अ हैबिट ऑफ लुकिंग अ वर्ड इनटू अ डिक्शनरी दैट इज इंग्लिश टू इंग्लिश एट फर्स्ट। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो तो आप इंग्लिश टू हिंदी देखो, वो ओके है, बट पहले इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ही आपको प्रेफर करना चाहिए। क्या होगा, ऐसे ही आप सिनोनिम सीखते हो, ऐसे ही आप सिनोनिम सीखोगे। तो सबसे पहले आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑफलाइन, एक ऑफलाइन, ऑब्वियसली ऑफलाइन आप डाउनलोड करिए और उसके बाद आप वहां से बहुत सारी वर्ड सीख सकते हैं। सेंसोरियस बहुत अच्छा वर्ड है, एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस क्या क्या है? साइनोश्योर, स्लैंडरस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कमेंडेबल। एंड नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंडेमेबल। सेंसोरियस का मतलब क्या होता है? सेंसोरियस का मतलब होता है जैसे किसी की निंदा करने के सेंस से रिलेटेड, किसी की निंदा करने से रिलेटेड, जैसे रिलेटेड टू ब्लेमिंग, रिलेटेड टू ब्लेमिंग, तो ब्लेम करने से रिलेटेड सेंसोरियस बोलते हैं। सेंसोरियस रिमार्क्स मतलब कुछ ऐसी टिप्पणी की आपने जो बहुत आपत्ति जता रही है किसी पे, जैसे कुछ ऐसी टिप्पणी आपने की जो बहुत गलत है, तो उसको हम सेंसोरियस रिमार्क्स बोलेंगे। साइनोश्योर बहुत अच्छा वर्ड है। जब विराट कोहली खेलता है तो उसके लिए बोला जाता है, जब विराट कोहली बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा होता है तो उसके लिए बोला जाता है कि विराट कोहली हैज बीन द साइनोश्योर इन इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज। साइनोश्योर का मतलब होता है सेंटर, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको पता ही होगा कि विराट कोहली खेलते हैं तो सारी कैमरा फोकस अट्रैक्शन सब उन्हीं की तरफ होता है। तो साइनोश्योर का मतलब द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड स्लैंडरस, तो स्लैंडरस का मीनिंग क्या होता है? स्लैंडरस का मीनिंग होता है कि स्लैंडरस इसका सिनोनिम है। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि ऑप्शन में एक इसका सिनोनिम डालूं सो दैट आपको वही का वही याद हो जाए, ये मैं जानबूझ के करता हूं। सो सेंसोरियस रिलेटेड टू ब्लेमिंग, सेंसोरियस, स्लैंडरस, ये सेम हो गया। अब ये कमेंड और कंडेम, इसको समझिएगा। कमेंड, कंडेम बहुत आसान है इसको याद रखना और बहुत आसान है बोलना भी, कंफ्यूजन होना भी बहुत ही इसमें कॉमन है, अगर आपको पता नहीं है तो कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा करना। कंडेम आप जानते हो, कंडेम करना किसी को, सो कंडेम का मतलब तो निंदा करना। बट कमेंट इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। कैसे याद रखोगे कमेंट वर्ड को? कमेंट वर्ड को रिकमेंड से याद रखो। कमेंट वर्ड को कैसे याद रखेंगे? रिकमेंड। रिकमेंड आप किसी चीज को कब करते हो? जब आपको लगता है कि ये चीज अच्छी है तो आप रिकमेंड करते हो, मतलब री मतलब दोबारा से सराहना करते हो उस चीज की, दोबारा से सराहना करते हो। सो कंडेम मतलब तो निंदा करना, बट इसका ऑपोजिट कमेंट मतलब क्या होता है? सराहना करना। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो एक वर्ड है जो कि एक निगेटिव वर्ड है, क्योंकि ये रिलेटेड टू ब्लेमिंग है, ये तो एक अलग ही वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। स्लैंडरस इसका सिनोनिम है। कंजेमेबल भी नेगेटिव है, बट कमेंडेबल पॉजिटिव। इसका आंसर क्या होगा? कमेंजेबल। इज इट ओके? कमेंडेबल इसका आंसर होगा। आई होप आप इस वीडियो को पॉज करके और उसका सब नोट कर लिया करिए आप वर्ड्स। आप वीडियो को स्लो और फास्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है टैनिश। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा स्पीड अप कर सकूं चीजों को, वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अलग से वोकैब पढ़ूंगा तो बात अलग रहेगी। टैंटलाइज एंड टैंटामाउंट, रस्टिंग
एंड रस्टिक। मैं आपको मीनिंग बताता हूँ इसकी। टैनिश का मतलब क्या होता है, देखो टैनिश रस्टिक ही होती है। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन है। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, बट आयरन को छोड़ दिया अगर और भी मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कॉपर का, जो भी मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के, क्योंकि मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, तो मेटल्स रिएक्टिव होते हैं तो वो जब ऑक्सीजन के उसमें आएंगे एक्सपोजर में, तो उनका ऑक्सीडेशन तो होता ही है, उनका ऑक्साइड बनता है। तो टैनिश का मतलब वैसे तो ऑक्सीडेशन होता है, टैनिश का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, एक्सेप्ट आयरन। अगर आयरन के केस में होगा ऑक्सीडेशन तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। एक और वर्ड इसके लिए होता है, डोंट टेल मी कि सर आप साइंस पढ़ा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टैनिश और पैटिना इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड का मतलब भी ऑक्सीडेशन ही होता है। इनका यूज तब करते हैं जब आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होता। आयरन का होगा तो रस्टिंग और बाकियों का होगा तो पैटिना एंड टैनिश। तो टैंटलाइज का मतलब क्या होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू टीज, किसी को छेड़ना, किसी को चिढ़ाना। टैंटलाइज छेड़ना और चिढ़ाना भी ऐसे कि जैसे जैसे कि टू फॉर अ पर्पस टू अट्रैक्ट समवन, किसी। टेंटामाउंट के साथ एक तो सबसे पहले याद रखो, टेंटामाउंट वर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। रिमेंबर, टेंटामाउंट वर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। टेंटामाउंट वर्ड का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती। हिंदी वाले भी हैं भाई, अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ना चाहते हो आप, कैसे हो पाएगा। टेंटामाउंट टू प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती। नेक्स्ट वर्ड है रस्टिंग। ऑब्वियसली इसका आपको आंसर समझ में आ गया होगा, रस्टिंग ही होगा, क्योंकि रस्टिंग भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है और टैनिश पटीना भी क्या है, एक तरह का ऑक्सीडेशन है। तो रस्टिक, तो रस्टिक का मतलब होता है रफ। रफ मतलब कैसे, जैसे रस्टिक गाय का मतलब रफ रफ, जैसे हम बोलते हैं ना रफ एंड टफ है बहुत, मतलब कि बहुत ट्रेवल कर सकता है या फिर थोड़ा बहुत गंदा भी रह सकता है, समथिंग लाइक दैट। एक रस्टिक मैन है ना, एक रफ मैन ऐसा नहीं है कि वो दिल से खराब होगा, बट उसका जो अपीयरेंस होगा या फिर उसका जो लाइफ स्टाइल होगा वो समवट रफ होगा, इसको हम रस्टिक बोलते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूगल। फ्यूगल फ्यूगल वर्ड को याद करने के लिए मैं आपको एक नेमोनिक ट्रिक बता सकता हूं। फ्यूगल में गल गल आ रहा है, गल। आप जब चैटिंग वगैरह करते होगे तो आपको पता होगा, आप हे गर्ल अगर कोई लिख रहा है तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस हे गर्ल, इट मींस हे गर्ल। सो इसका कोई सेंस नहीं है ऑब्वियसली, गर्ल्स प्लीज डू नॉट माइंड, इसका कोई सेंस नहीं है, बट आई कैन टेल यू कि अगर गर्ल है तो लड़कियां थोड़ी सी वी कैन से थोड़ी सी कंजूस होती है, थोड़ी सी कंजूस होती है, पैसे बचा लेती है आराम से। आप देखते होंगे कि आपके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन आपकी बहन के पास हमेशा होते हैं। सो गर्ल का मतलब, गर्ल से अगर रिलेट करें इसको तो कंजूस, अगर आप याद कर पाओ ऐसे रिलेट करके, सो फ्यूगल का मतलब एक तरह से कंजूस होता है। फ्यूगल का मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। सो भाई मैं इसको मिटा देता हूँ, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, बट याद करने के लिए फ्यूगल गर्ल का गर्ल हो जाएगा, अगर वहां से आप याद कर पाओ कंजूस होता है। तो इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। और इसमें जो ऑप्शंस है आपके सामने वो है एक्स्ट्रावेगेंट एंड लैविश एंड इकोनॉमिकल एंड प्रोडिगल। प्रोडिगल तो अच्छा, लैविश आप कैसे याद रख सकते हो, आप लिवाइस तो जाते होगे, तो लिवाइस के शोरूम में अगर आप जा रहे हो तो आपको लैविश होना पड़ेगा, मतलब आपको खर्च करना पड़ेगा। सो लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट एंड प्रोडाइगल, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थ्री ऑल वर्ड्स आर सिनोनिम्स। इसका मतलब खर्चीला होता है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, अच्छा एक चीज और, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में फर्क है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है जिसमें कम कॉस्ट लगे। कंजूस तो नहीं बोल सकते, बट इतना जरूर बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि ट्राइंग टू स्पेंड लेस मनी इन अ पॉजिटिव मैनर। कम पैसे खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। ट्राइंग टू स्पेंड लेस मनी
एंड इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, एक अच्छा वर्ड है, इकोनॉमिकल होना अच्छी बात है, बट इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। रिलेटेड टू इकोनॉमी, मैं आपको ये भी बता दूं कि इकोनॉमिकल जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हस्बैंड होता है, एग्जैक्ट सिनोनिम। हस्बैंड भी पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ ट्राइंग टू स्पेंड लेस मनी, सो हस्बैंड्स आर लाइक दैट, वो वर्ड ही ऐसा है। सो इसका मतलब ही होता है कि ट्राइंग टू स्पेंड लेस मनी, कम पैसे खर्च करना। अदरवाइज फ्रूगल वर्ड का मतलब होता है कंजूस, फ्रूगल, एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश, प्रोडिगल, इकोनॉमिकल। ऑप्शन क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल, क्योंकि ये तीनों तो खर्चीले हो गए, तो ये उसका एंटोनिम, यानी कि इनका एंटोनिम, इसका सिनोनिम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, फेरागो। फेरागो, सो फेरागो जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है हमें। और ये फेरागो वर्ड बहुत चर्चा में था जब शशि थरूर ने अपने एक ट्वीट में इसका यूज किया था। और आपको पता है कि शशि थरूर कैसे ट्वीट करते हैं, उनकी वोकेबलरी कैसी है, तो उस पे ही एक अलग से डिस्कशन शुरू हो जाता है। सो फेरागो वर्ड उन्होंने यूज किया था, और इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। मिलांज, मेरठ में एक मॉल है मिरांज, मेरठ में देखा है मैंने, एक मॉल है मिलांज नाम का। क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये मॉल इसलिए बता रहा हूं कि इससे आसानी से आपको याद करा सकते हो इस वर्ड का मीनिंग, इसलिए बता रहा हूं। मुझे भी ऐसे ही याद हुआ था जब बहुत टाइम पहले मैंने देखा था। तो डाइवर्सिफिकेशन एंड फोरगो। भाई पहले फोरगो को पकड़ते हैं एक बार, फोरगो का जरा मीनिंग समझते हैं। फोर हेड का मतलब क्या होता है ये बताओ, फोर हेड का मतलब क्या होता है? मतलब ये वाला, ये हिस्सा, मतलब फोर का मतलब आगे और हेड का मतलब सर, सर के आगे वाला भाग फोर हेड। गो मतलब जाना, और फोर मतलब पहले, फोर मतलब पहले ही होता है। फोर मतलब क्या होता है, पहले। सो जैसे बोलते हैं फोर फादर्स, फोर फादर्स मतलब बिल्कुल शुरुआत वाले लोग, जो फाउंडर्स थे, या वैसे लोग थे जो बहुत पहले आए थे। सो हेड का मतलब सर, और फोर का मतलब आगे, सो सर के आगे वाला भाग। फोर गो जाना, पहले, पहले जाना। सो यू कैन से टू प्रीसीड, इसका सिनोनिम है टू गो बिफोर, पहले जाना, फोर गो। क्लासिफिकेशन ओके है, बिल्कुल आपको पता है, वर्गीकरण। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी तो सुना होगा ना। देखो जब कोई वर्ड नहीं पता हो तो इतना तो जरूर दिमाग में लाना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या सुना है मैंने। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इज सेड अबाउट आवर ग्रेट कंट्री। सो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विभिन्नता। सो डाइवर्सिफिकेशन इज समवॉट रिलेटेड टू दैट। तो क्लासिफिकेशन एंड मिलान, मिलान मेरठ का एक मॉल बता रहा था आपको। मॉल में क्या होता है, अलग अलग तरह की चीजें मिलती है एक ही जगह पे, मतलब जो भी आप चाहो, क्लॉथेस एंड मूवी थिएटर, और भी बहुत सारी चीजें जो भी आपको मिल सकती है वहां पे, बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। कैन वी से इट्स लाइक अ मिक्सचर, कैन वी से इट्स अ मिक्सचर, मॉल मेरठ मिक्सचर। अरे ऐसे तो याद हो ही जाएगा, मॉल मेरठ मिक्सचर। मिलांज, ये भी एम से है, मिलांज का मतलब क्या हो गया, मिक्सचर। याद कर लो भाई, याद कर लो, बस ये याद करने के लिए है। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी ये देखा था, उस समय मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता था। आई सर्च्ड एंड आई रिलेटेड इन दिस वे। सो उसके बाद मुझे कभी भूला भी नहीं। सो मैं मिलांज का मतलब मिक्सचर होता है, ये आप याद कर लो, है ना। मिलांज का मतलब मिक्सचर होता है। सो फेरागो का सिनोनिम क्या होगा भाई, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, इतना थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बोल सकते हैं, रियरली यूज है। सो फेरागो का मतलब क्या होता है, मिलांज होता है। फेरागो का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट, I'm trying to speed it up and I'm trying to finish this discussion in 30 to 35 minutes. It should not take more than this stipulated time, but let's see what happens. Next, भाई मुझे नहीं पता कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हो फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन है, आप क्या करोगे? तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन तो बताइए। तो भाई मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं लिखे हैं अभी,
ओके, ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं लिखे हैं। ये जो सेंटेंस है, अगर आपको यहाँ पे वर्ड फिल करना है, अगर आपका तरीका ये है, वही घिसा पिटा पुराना तरीका कि 4 ऑप्शन है, आप सेंटेंस को 4 बार पढ़ेंगे, हर बार एक एक ऑप्शन देके 4 बार पढ़ेंगे, और फिर आपको जो आपके दिल को लगेगा हाँ ये ठीक ठाक सा लग रहा है सुनाई देने में, तो आपको उसको टिक कर देंगे। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, इट्स एब्सोल्युटली रबिश। क्योंकि आप सेंटेंस को 4 बार पढ़ने भी वाले हो, और सेंटेंस को 4 बार पढ़ने में आपको लगता नहीं कि इसमें टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा 100%। तो टाइम भी ज्यादा लगा, और जब तक चौथा सेंटेंस पढ़ रहे होगे, चौथा ऑप्शन रख के, तब तक पहला वाला बोल चुके होगे। तो ये कोई तरीका ही नहीं है। आप सबसे पहले क्या करिए कि इस सेंटेंस को पढ़िए विद ब्लैंक। जैसे कैसे? पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन ब्लैंक, मैंने उसको ब्लैंक पढ़ लिया। पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन ब्लैंक ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज। जितना आपको समझ में आ पा रहा है पहले उतना मतलब निकालिए। क्या समझ में आया आपको कि ओल्डर जनरेशन, पुराने लोग जो थे या हैं, जो भी है, जो भी ओल्डर जनरेशन है, वो गुड ओल्ड स्कूल डेज, वो पुराने स्कूल दिनों को, तो पुराने लोग ओल्डर जनरेशन के पुराने स्कूल दिनों को क्या करते होंगे, सोचो। और अब इतना सोचने के बाद तब ऑप्शन देखो, तब देखना कैसे होता है। लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, इसमें आप ऑप्शंस में फंस जाओगे। फिर इसके ऑप्शंस बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, रिमाइंड, बट तरीका यही, अप्रोच यही सही है। नेक्स्ट, रिमाइंड, रेट्रीब्यूट, और इस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करेंगे बताइए मुझे। इसको पढ़ते हैं रेमिनिस। रेमिनिस क्या पढ़ेंगे? रेमिनिस, है ना। रिमेंबर, आप जानते हो रिमाइंड, माइंड का री, मतलब दोबारा से दिमाग में लाना, याद करना। रेट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? टू पे बैक। टू पे बैक, किसी ने आपके ऊपर एहसान किया एंड यू रेट्रीब्यूटेड दैट, मतलब आपने क्या किया, उसको उस एहसान को चुकाया, रेट्रीब्यूट किया। और रेमिनिस का मतलब क्या होता है? रेमिनिस का मतलब भी याद करना होता है, रिमाइंड का मतलब भी एक तरह से याद करना होता है, और रिमेंबर का मतलब भी याद करना होता है। लेकिन रेमिनिस का मतलब याद करना होता है इन योर प्राइवेट मोमेंट्स, मतलब you are alone and you are trying to cherish all the old memories, all the old good memories that you have had in your life. So in your you can say loneliness or private moment. Remember का मतलब normally याद करना कोई भी चीज, जैसे remember this formula. Remind का मतलब remind me of doing my work, so something like that. उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन इन चारों, रेट्रीब्यूट का तो कुछ मतलब बनता नहीं, टू पे बैक, रेमिनिस वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है, और यही हमारा है यहाँ पे आंसर होगा, रेमिनिस हमारा यहाँ पे आंसर होगा। एक चीज और है जिसकी वजह से मैं आपको रिमाइंड को एलिमिनेट करूंगा, वो चीज क्या है? इस ब्लैंक के जस्ट बाद यहाँ पे अगर ओवर की जगह ऑफ होता तो 100% रिमाइंड होता। क्यों? क्योंकि रिमाइंड वर्ड अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, लेकिन ओवर ना तो रिमेंबर के बाद आता है। कभी रिमेंबर ओवर नहीं सुना होगा आपने, रिमाइंड ओवर भी नहीं होता है, रेमिनिस ओवर होगा, तो रेमिनिस हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई फिल इन द ब्लैंक हो, जब भी कोई फिल इन द ब्लैंक हो, और फिल इन द ब्लैंक के तुरंत बाद अगर प्रीपोजिशन है, तो ये बहुत बड़ा हिंट है, ये बताएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये बताएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस और थे। ओके, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, सारे के सारे जो हमारे इडियम्स थे, बनाना ऑयल एंड अ फेयर वेदर फ्रेंड, एंड फ्रेंच लीव, ये 3 इडियम मैंने कल के पेज में पूछे थे। बनाना ऑयल ये सीरियल टीयर 2 17 में पूछा गया था, मेरे ही पेपर में आया था भाई, इसलिए मुझे याद है। सीरियल 17 टीयर 2 में पूछा गया था ये। इसका मतलब होता है नॉनसेंसिकल टॉक, बिना मतलब की बातचीत, एब्सर्ड। अब फेयर वेदर फ्रेंड बहुत आसानी से याद रख लो, वेदर का मतलब मौसम होता है ना, और फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है, मौसम की तरह बदलने वाला दोस्त, मतलब भरोसेमंद नहीं है वो,
है ना, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, ऐसा सुना होगा आपने कुछ गाना। सो मौसम की तरह बदलने वाला दोस्त। सो अ फेयर वेदर फ्रेंड ऑब्वियसली एन अनरिलायबल फ्रेंड, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इडियम को याद करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बना के, कुछ ना कुछ ट्रिक बना के याद करना पड़ता है। एन अनरिलायबल फ्रेंड। एंड लास्ट वन इज फ्रेंच लीव। तो आजकल मैं अपने जॉब में बहुत फ्रेंच लीव का वो करता हूँ। सो फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, अ लीव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के लीव ले लेना, मतलब अनऑथराइज्ड लीव, लीव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन लिए आपने लीव ले ली, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, ये तीनों इडियम आप याद रखिए। आप हर दिन अगर 10-10 इडियम भी याद करेंगे तो एग्जाम तक आपको काफी सारे इडियम याद हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के इडियम याद करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस वही हैं कि उनमें से रिपीट होंगे। नेक्स्ट, मैं आपको एरर के क्वेश्चन बता देता हूं एक बार। ओके, एरर की क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन था, द पीरियड बिटवीन 1991 to something what 1997 was very important in my life, was very important in his life. Okay, this period was also very important in my life. So 1991 to 1997, between 1991 टू 1997, ये है हमारा एरर का पार्ट। क्यों? वैसे पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा होगा, द पीरियड बिटवीन 1991 टू 1997 वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ। बट मैं आपको बताऊं, कभी भी बिटवीन के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं, बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं। तो इसके दो ऑप्शन थे हमारे पास इसको सही करने के, या तो हम बिटवीन को सही माने तो फिर टू को एंड में चेंज करिए, अगर आप टू को सही माने हैं तो टू के अकॉर्डिंग बिटवीन को फ्रॉम में चेंज करिए। तो या तो आप बिटवीन फ्रॉम 1991 टू 1997 लिखिए, या बिटवीन 91 टू 97। हालांकि दोनों का मतलब अलग है। फ्रॉम 91 टू 97 में 91 और 97 दोनों इंक्लूडेड है। बिटवीन 91 टू 90, बिटवीन 91 एंड 97 में 91 97 इंक्लूडेड नहीं है, 92 से 96 तक ही है। तो मीनिंग अलग अलग है, बट हाँ, एरर के हिसाब से आप बिटवीन के अकॉर्डिंग क्या कर दो, एंड कर दो, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एमएसडी इज वन ऑफ, वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा आसान भी है, अच्छा भी है, और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको बता देता हूं डिटेल में। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं कि जैसे वन, ईच, ईदर, नीदर, मोस्ट, बोथ, और भी कुछ वर्ड्स होते हैं। अगर इन वर्ड्स के बाद ऑफ का यूज करें तो इसके बाद 100% एक प्लूरल नाउन ही आएगा। अगर नाउन काउंटेबल है तो 100% प्लूरल ही आएगा, और ये समझना भी बहुत आसान है। मैंने कहा वन ऑफ द स्टूडेंट, सोचो इसका क्या मतलब हुआ, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। स्टूडेंट तो खुद ही एक है, तो एक में से एक क्या होगा फिर? अगर हम कह रहे हैं कि उतने में से एक, तो ये जितने में से बोल रहे हैं वो तो प्लूरल होना चाहिए ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आना चाहिए एस, प्लूरल होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये हमारा क्वेश्चन है कि हमने लिखा था कि एमएसडी इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर, विकेट कीपर भी लिखा हुआ है, ओके, विकेट कीपर, बैट्समैन लिखा हुआ है, बस ये गलत है, बैट्समैन। क्यों? क्योंकि एमएसडी वन ऑफ लिखा हुआ है, यानी एमएसडी है, महेंद्र सिंह धोनी है, एक है, किनमें से, दुनिया के जितने भी, तो दुनिया में क्या एक ही विकेट कीपर बल्लेबाज है? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे हैं, और उन सारों में से एमएसडी बेस्ट है। तो उन सारों में से एमएसडी एक है, उन सारों में से वो जितने भी विकेट कीपर बल्लेबाज दुनिया में है उनमें से एक है एमएसडी। सो बैट्समैन नहीं होगा, बैट्समैन होगा। जैसे मैन का प्लूरल मैन होता है, वैसे ही बैट्समैन का प्लूरल भी बैट्समैन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन ऐसे ही, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था राजा रवि वर्मा करके, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ये
राजा रवि वर्मा, भाई पेंटर थे, बहुत फेमस पेंटर, was one of the was, अब देखो क्या लिखा हुआ है, was one of the first artist who something something something, ये सब छलावा है आगे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो गलत है सो यही है, was one of the first artist। अगर फर्स्ट आर्टिस्ट अगर एक ही आदमी था तो उसमें से एक क्या बोलेंगे, फिर सीधा ये बोल देते ना कि एमएसडी कि राजा रवि वर्मा वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट, बट ऐसा तो कोई बोलना नहीं था, हमें क्या बोलना था, वन ऑफ द फर्स्ट, तो आर्टिस्ट गलत है, आर्टिस्ट होगा। ओके और डिसवेड, एक क्वेश्चन जो था, माय फादर डिसवेडेड मी टू ट्राई, सो आप याद रखो कि डिसवेड के साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो लिखा हुआ है कि डिसवेडेड मी टू ट्राई, क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिसवेडेड मी टू ट्राई, बट ये गलत है, टू ट्राई गलत है, डिसवेडेड मी फ्रॉम ट्राइंग। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई काम करने से रोकना, जैसे कि कोई काम करने से क्या करना, रोकना, डिसवेडेड मी टू ट्राई, सो इसका मतलब होता है कोई काम करने से रोकना, टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग। एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि उकसाने का अपोजिट है, उकसाना कोई काम करने के लिए उकसाना, उसका अपोजिट वो काम करने से रोकना, ठीक है। तो आई होप कि बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे और उसका एक जो डिस्कशन भी वहाँ हुआ था ग्रुप में, तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाए तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब पे पूछिएगा और वहाँ पे हम इसका थैंक यू वेरी मच।